रत्नगर गांव में हल्की हल्की सर्दी का मौसम आ चुका था। दिन में सूरज की थोड़ी तेज रोशनी होती थी और दिन के समय गांव के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। पर रात होते ही ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती थी। गांव के लोग ठंड की रातों में अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद करके जल्दी सो जाया करते थे। ठंड का मौसम था। हल्की हल्की हवा से गांव में एक अलग सी मिट्टी की खुशबू छाई रहती थी। गांव के चौराहे पर रात के समय कुछ बुजुर्ग और नौजवान बैठा करते थे। देर रात तक वो लोग बैठकर बातें करते थे। पर कुछ महीनों से गांव में कुछ अजीब हो रहा था। गांव के छोटे बच्चों और औरतों की अचानक मौत हो रही थी और ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज भी गांव के चौराहे पर लोग इसी बारे में बातें कर रहे थे। ना जाने हमारे गांव में ये सब क्या हो रहा है। हमारा गांव कितना खुशहाल और हंसता बसता गांव माना जाता था, पर अब देखो एक के बाद एक मौत हुए जा रही है। ना जाने हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है। अब होने को कौन टाल सकता है। आज नहीं तो कल हम सभी को मरना है। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर बच्चों और औरतों की मौत ही क्यों हो रही है। कहीं हमारे गांव पे किसी बुरी चीज का साया तो नहीं आ गया। वैसे भी अब तो सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों की रातों में बुरी चीजें भी गांव में आ जाती हैं। मुझे लगता है हमारे गांव में किसी बुरी चीज का साया आ गया है। तो अब क्या हमारे गांव में आए दिन बुरी खबरें सुनने को मिलेंगी? हमारे गांव में कभी कोई अच्छी खबर सुनने को मिली है जो अब उम्मीद लगाकर बैठे हो? हमारा गांव कोई खास गांव नहीं है जो यहाँ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। अब तो हमारे और भी बुरे दिन आने वाले हैं। पर आप लोगों ने एक बात नोट की है, हमारे गांव में अब तक जितनी भी मौतें हुई हैं वो उसी हवेली के पास जाने वालों की हुई हैं जो इस गांव में भूतिया हवेली के नाम से जानी जाती है। मनोहर चाचा, आपको तो उस हवेली के बारे में कुछ पता होगा। आखिर ऐसा भी क्या राज है उस हवेली का? बेटा, वो हवेली बहुत पुरानी है और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उस हवेली के बारे में सिर्फ यही बात सुनी है कि वो एक लालची जमींदार की हवेली थी। पर जब वो जमींदार मरा तब से वो हवेली भूतिया हवेली के नाम से जानी जाती है। पर अब जो हमारे गांव में हो रहा है वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। चौराहे पर खड़े नौजवान मनोहर चाचा की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। मनोहर चाचा कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी एक अजनबी आदमी वहां आता है। वो रिक्शा से उतरकर सोचता है कि अब वो कहां जाए। तभी उसे चौराहे पर कुछ लोग बातें करते नजर आते हैं। वो आदमी चौराहे पर आता है और गोपाल से पूछता है, अरे भाई, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके गांव में भूतिया हवेली कहाँ है? उस अजनबी आदमी की बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी मनोहर चाचा उससे कहते हैं, तुम कौन हो और इस भूतिया हवेली के बारे में क्यों पूछ रहे हो? चाचा, मैं जयपुर से आया हूँ। मेरा नाम राघव है। मैं एक पत्रकार हूँ और अखबार में आर्टिकल लिखता हूँ। मुझे पता चला है कि आपके गांव में एक भूतिया हवेली है। मैं उस हवेली के बारे में आर्टिकल लिखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उस भूतिया हवेली की कुछ जानकारी दे सकते हैं? उस आदमी की बात सुनकर मनोहर चाचा उससे बोले, बेटा, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस भूतिया हवेली का राज किसी को नहीं पता और अगर तुमने वो राज जानने की कोशिश की तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। आप परेशान मत होइए, मेरा तो काम ही यही है। मैं तो काफी सालों से यही काम करता हूँ। भला मुझे क्या होगा? मैं कुछ दिन आपके गांव में रुकूंगा और उस भूतिया हवेली के बारे में जानकारी लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। अरे पर तुम्हें जानकारी देगा कौन? उस भूतिया हवेली के बारे में तो गांव का कोई भी आदमी बात नहीं करता। कोई बात नहीं, मैं खुद उस हवेली के अंदर जाऊंगा और मुझे वहां से जो भी जानकारी मिलेगी वो मेरे लिए बहुत होगी। ऐसा कहकर राघव वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद गोपाल ने मनोहर चाचा से कहा, मनोहर चाचा, हमारे गांव में जो मुसीबत आई है वो जरूर उस भूतिया हवेली की वजह से आई है और जो भी वहां जाता है वो मर जाता है।
और अब यह आदमी हमारे गांव में उस हवेली की जानकारी लेने आया है। कहीं ये भी वहां जाकर मर गया तो? तुम ठीक कह रहे हो, हमें उसे वहां जाने से रोकना होगा। अभी तो काफी रात हो गई है, तुम सब भी अपने घर जाकर सो जाओ। कल हम उस आदमी को साफ कह देंगे कि हमारी मुसीबत और न बढ़ाए और यहाँ से चला जाए। राघव गांव के एक होटल में रुका हुआ था। अगली सुबह मनोहर चाचा और गोपाल राघव के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, देखो राघव, तुम्हें उस हवेली में जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। आखिर कोई तो बात है जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हो। हम लोग तुमसे कुछ नहीं छुपा रहे, बस वो हवेली ठीक नहीं है और ये सब हम तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। हाँ भाई, मनोहर चाचा सही कह रहे हैं। अगर तुम्हें अपनी जान की थोड़ी सी भी परवाह है तो तुम वहां नहीं जाओगे। मैं आप लोगों की बात समझ सकता हूँ, पर मैं उस हवेली का सच जानने आया हूँ और वो जाने बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। राघव की ये बात सुनकर मनोहर चाचा को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहते हैं, अगर तुम हमारी बात नहीं सुनोगे तो ठीक है, अब तुम जो चाहो वो कर सकते हो। हमारा काम था तुम्हें रोकना। अगर अभी भी तुम अपनी मनमानी करना चाहते हो तो जाओ, पर बाद में अगर कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ऐसा बोलकर मनोहर चाचा और गोपाल अपने अपने घर जाने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए गोपाल मनोहर चाचा से बोलता है, अगर राघव सच में उस हवेली में चला गया तो क्या होगा मनोहर चाचा? कहीं हम गांव वालों पर कोई और मुसीबतें ना आ जाएं। मैंने राघव को हर तरह से समझाने की कोशिश की है, पर अब वो मेरी बात नहीं मान रहा, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ? अब जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। कुछ ही देर में रात हो जाती है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है उस हवेली में, तभी गांव वाले मुझे वहां जाने से रोक रहे हैं। जरूर कोई बात है जो ये गांव वाले मुझसे छुपा रहे हैं। उस रात वो अंधेरे में चुपचाप भूतिया हवेली की तरफ बढ़ने लगता है। रात के सन्नाटे में उसे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। उस भूतिया हवेली के पास एक नदी थी जिसे पार करके आसानी से वहां जाया जा सकता था, पर राघव को दूर दूर तक कोई नाव वाला नजर नहीं आ रहा था। यहाँ खड़े रहकर मैं इंतजार नहीं कर सकता, और इतनी रात में कोई नाव लेकर क्यों आएगा? आगे जंगल का रास्ता है, मैं वहां से चला जाता हूँ। राघव उस हवेली पर पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद राघव को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। राघव पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता। वो फिर से चलने लगता है तो उसे अपने पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है, पर जब वो रुकता है तो कदमों के चलने की आवाज भी रुक जाती है। पता नहीं क्या जिद उसके सर पर सवार थी। अपनी जान को खतरे में डालकर वो बस उस भूतिया हवेली के अंदर जाना चाहता था। अंधेरे में चलते चलते थोड़ी ही दूर उस डरावने जंगल के बीच उसे वो भूतिया हवेली नजर आती है। आसपास दूर दूर तक कोई घर नहीं था। देखने में तो ये हवेली सालों पुरानी लगती है। चलो अंदर जाकर देखता हूँ, ऐसा क्या है इस हवेली में जो गांव वाले इतना डरते हैं। बाहर तो फिर भी चांद की रोशनी थी, पर हवेली के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। पर अंधेरे में राघव को एक खिड़की में से कुछ रोशनी दिखाई देती है। राघव तुरंत उस कमरे के पास पहुंच जाता है जिसकी खिड़की से उसे रोशनी दिखाई दे रही थी। कमरे के अंदर जाकर राघव ने देखा कि एक खौफनाक शक्ल का आदमी वहां कुर्सी पर बैठा हुआ है। उसे देखकर राघव वहां से भागने की कोशिश करता है, पर उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। वो भागते भागते एक कमरे में पहुंच जाता है और उस कमरे में जाकर छुप जाता है। पूरी रात राघव उसी कमरे में छुपा रहता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। गांव के लोगों ने मुझे बहुत मना किया, पर मेरी जिद मुझे यहाँ ले आई। तभी वो खौफनाक शक्ल का आदमी राघव के सामने आ जाता है और उसका गला पकड़ लेता है।
राघव की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। जब राघव की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तभी अचानक से एक कौवा उड़ता हुआ राघव के सामने आया और उसके सामने तड़प तड़प कर मर गया। यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? राघव ये सब सोच ही रहा था, तभी उसे फिर से किसी के कदमों की आहट महसूस होती है और फिर राघव का भी उस कौवे जैसा हाल हुआ और वो भी तड़प तड़प कर उसी हवेली में मर गया। अगले दिन गांव के कुछ लोगों ने मनोहर चाचा को बताया कि राघव को रात में हवेली में जाते देखा था और उसके बाद से उसका कुछ भी पता नहीं है। मनोहर चाचा, हमने तो उसे बहुत बार मना किया था, पर उसने हमारी बात नहीं मानी और अपनी जान को खतरे में डाल दिया। बेटा, कुछ राज अगर राज ही रहे तो अच्छा होता है।